हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ ही दिनों पहले हमने मार्वल के टॉप 10 ऑब्जेक्ट्स पे एक वीडियो किया और ठीक वैसे ही एक वीडियो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। लेकिन इस बार जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जो भी सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो मार्वल के नहीं बल्कि डीसी के होंगे। तो जिस तरह मार्वल के यूनिवर्स में कई सारे पावरफुल वेपन्स, कई सारे सुपर हीरोज और कई सारे कलरफुल और वाइल्ड कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह डीसी के यूनिवर्स में भी ये सब कुछ है। यहाँ के वेपन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और यहाँ के सुपर हीरोज तो लिटरली गॉड्स हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज हैं जो कोई भी सुपर पावर ना होने के बाद भी इनमें से किसी गॉड से कम नहीं है। लेकिन आखिरकार वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं चीजों के बारे में। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी वेपन्स या फिर ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ये सारे के सारे दरअसल में डीसी के कॉमिक बुक यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, ना कि इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्वॉर्ड ऑफ सुपरमैन। तो आज से कई सालों पहले जब प्री क्राइसिस एरा चल रहा था, तब राइटर्स ने सोचा कि सुपरमैन की पावर्स काफी कम है, चलो एक काम करते हैं, इसको और पावर्स दे देते हैं। और इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्रिएट किया द स्वॉर्ड ऑफ सुपरमैन को। अब जैसा इस चीज का नाम है वैसे इसका काम भी है, क्योंकि एक तलवार है जो सुपरमैन की है, इसके ऊपर एस बना हुआ है जो सुपरमैन का सिंबल है, और इसके क्रिएशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बस इतना मालूम है कि ये कई हजारों सालों से स्पेस में घूम रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हजारों साल पहले तो सुपरमैन का बर्थ भी नहीं हुआ था, तो ये स्वॉर्ड कैसे बन गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और ये माना जाता है कि इसका क्रिएशन सुपरमैन के बर्थ के पहले का है। अब ये स्वॉर्ड सुपरमैन को ढूंढते हुए अर्थ पे आ जाती है, और जैसे ही सुपरमैन इसे हाथ लगाता है तो उसकी पावर्स नियरली गॉड लेवल पहुंच जाती हैं। वो सब कुछ जान लेता है, वो एक साथ हर कहीं पहुंच जाता है और उसे सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन क्योंकि ये सुपरमैन है तो वो डिसाइड करता है कि उसे इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं चाहिए जैसे पहले कम थी। तो वो क्या करता है कि इस तलवार को लेता है और एक बार फिर से स्पेस में फेंक देता है। लेकिन ये वेपन इस लिस्ट में इतना लो इसीलिए आता है क्योंकि सिर्फ सुपरमैन ही है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सिर्फ सुपरमैन ही है जो इसका यूज कर सकता है। नंबर 9, द लासो ऑफ ट्रुथ। तो वंडर वुमन के इस वाले वेपन के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो वंडर वुमन का क्रिएशन दरअसल में प्रोफेसर विलियम मास्टन ने किया था, और जब इनिशियली वंडर वुमन को क्रिएट किया गया था तब उसके पास उसके ब्रेसलेट्स थे और एक टियारा था जो कि बूमरैंग की तरह काम करता था। लेकिन बाद में मास्टन साहब ने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वंडर वुमन को एक रोप दे दी। ये एक ऐसी रोप थी जिसका इस्तेमाल करके वंडर वुमन किसी से भी कुछ भी करवा सकती थी। I mean, अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो ये टेक्निकली वंडर वुमन का अपना खुद का एक लाई डिटेक्टर था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया का पहला लाई डिटेक्टर किसने बनाया था? जी हाँ, वंडर वुमन के क्रिएटर विलियम मास्टन ने। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि गोल्डन लासो और लाई डिटेक्टर में क्या कनेक्शन है। अब अगर इसके ओरिजिन के बारे में बात करी जाए तो डीसी की जितनी बार हिस्ट्री रिबूट हुई है उतनी बार इसका ओरिजिन भी रिबूट कर दिया गया। लेकिन जहां तक इसे क्रिएट करने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्रीक गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ्स है, यानी कि हेफेस्टस। अब अगर इसकी पावर्स के बारे में बात करी जाए तो ये लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसके बाद ये इनफाइनेटली लॉन्ग हो सकता है, मतलब जो इसे जितना लंबा करना चाहेगा उतना लंबा हो सकता है, और जो भी इंसान इसमें फंस जाता है उसे कंपेल होकर सच को बताना पड़ता है, और अगर वो कोई इल्यूजन में है या फिर पागल हो चुका है तो वो सारी चीजें भी ठीक हो जाती हैं, मतलब जब तक वो इसके कंट्रोल में है। और इसी का इस्तेमाल करके वंडर वुमन ने कई सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, कई सारे बड़े बड़े विलन्स को होल्ड किया है। ये ब्लैक लैंटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और मरे हुए को वापस ला सकता है। नंबर 8, द स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। तो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को डीसी के यूनिवर्स में होली लैंस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही एंशिएंट रेलिक है और डीसी की हिस्ट्री में इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल ओरिजिन है। ये माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफिक्स पे टांगा जा रहा था तब एक नॉर्मल से रोमन सोल्जर ने अपने स्पीयर को इनके अंदर घुसा दिया, और जीसस के ब्लड की वजह से स्पीयर में कई सारी मैजिकल एबिलिटीज आ गई, और इसके बाद से इसे कहा जाने लगा द स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। अब डीसी का जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उसमें हिटलर ने स्पीयर को ढूंढ निकाला, और उसके बाद उसने बहुत सारे कांड करे। उसने एक मैजिकल बबल क्रिएट कर लिया जिससे जितने भी सुपर हीरोज रहे वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं कर पाए, और जो एंटर कर गए वो हिटलर के कंट्रोल में आ गए। अब वो तो स्पेक्टर ने आकर हिटलर के हाथों से स्पीयर को छीन लिया, नहीं तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता। और आज तक भी जो इंसान इसे वील्ड करता है उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि स्पीयर का इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान, किसी भी सुपर हीरो, किसी भी गॉड को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 7, मदर बॉक्स। तो जिन भी लोगों ने डीसी की जस्टिस लीग मूवी देखी है वो लोग जानते होंगे कि मदर बॉक्स क्या चीजें हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। तो मदर बॉक्स दरअसल में बहुत ही एडवांस तरह के कंप्यूटर्स हैं जिन्हें न्यू गॉड्स यूज करते हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये मदर बॉक्सेस जो है ये न्यू जेनेसिस और अपोकलिप्स पे रहने वाले लोगों के मोबाइल फोन्स हैं। मतलब वो लोग इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे हम लोग सेल फोन्स का करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये इतने ज्यादा एडवांस्ड है, इतने ज्यादा एडवांस है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये कई सारे एडवांस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि टेलीपोर्ट कर देने वाली बूम ट्यूब्स को खोलना, वुंड्स को हील करना, एनर्जी को मैनिपुलेट करना, दूसरी मशीन्स को कंट्रोल करना, उन्हें इवॉल्व करना, इसके बाद फोर्स फील्ड क्रिएट करना, माइंड कंट्रोल करना, और यहाँ तक ये मदर बॉक्सेस जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ बाइंड करके उन्हें एडवांस्ड और बहुत ही ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साइबॉर्ग को किया। अब इन सारे मदर बॉक्सेस को पावर मिलती है द सोर्स से, जो कि डीसी में जितनी भी एनर्जी है उसका फाउंडेशन है और उसका सोर्स है। आई मीन लिटरली उसका नाम खुद भी सोर्स है। नंबर 6, द लैंटर्न रिंग्स। तो लैंटर्न रिंग्स मेरे ख्याल से इस लिस्ट में आने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपन्स ऑफ चॉइस हैं, क्योंकि लैंटर्न रिंग्स के बारे में शायद ही ऐसा कोई फैन होगा जो नहीं जानता। इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है ग्रीन लैंटर्न रिंग्स, और ये इसे पहनने वाले को कई तरह की डिफरेंट पावर्स देती हैं। लेकिन सिवाय ग्रीन लैंटर्न के डीसी के यूनिवर्स में कई सारी और भी लैंटर्न रिंग्स हैं। ये दरअसल में रेनबो के अलग अलग 7 कलर्स पर डिपेंड करती हैं और इसे पहनने वाले को अलग अलग एबिलिटीज देती हैं। लेकिन इनकी सबसे खास क्वालिटी ये है कि इंसान को उस बेस पे चूज करती हैं जो उसकी इमोशनल क्वालिटी है, और इस रिंग की एबिलिटीज वहीं तक लिमिटेड है जहां तक इसे यूज करने वाले का इमेजिनेशन है। अब अगर इन रिंग्स की थोड़ी बहुत पावर्स के बारे में बात कर लें तो इसे पहनने वाले को कुछ भी बना सकती हैं। उसके पास ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, वो उड़ सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा कई सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, और अगर फाइट करनी हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग लैंटर्न रिंग्स अपने यूज करने वाले को कई कई पावर्स दे देती है, जैसे कि रेड लैंटर्न रिंग जो है वो उसे पहनने वाले के खून को आग में चेंज कर देती है, तो वो आग उगल सकते हैं किसी के भी ऊपर। इसके अलावा इंडिगो लैंटर्न रिंग्स जो होती हैं वो किसी को भी साइकिक एम्पैथी दे देती हैं, और मेरी पर्सनल फेवरेट ऑरेंज लैंटर्न रिंग जो है वो किसी को भी मारने पर उसके फॉर्म को मैनिफेस्ट कर सकती है। अब मैं एक एक रिंग के ओरिजिन के बारे में आप सभी को नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सबके ओरिजिन्स बहुत अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो मैं एक वीडियो में इन सारी रिंग्स को कवर कर सकता हूं। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो कमेंट्स में बताइए। नंबर 5, हेलमेट ऑफ नबू। तो हेलमेट ऑफ डॉक्टर फेट या फिर हेलमेट ऑफ नबू जो है वो डीसी के यूनिवर्स में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट है। इसे क्रिएट किया था ऑर्डर के लॉर्ड नबू ने, और इसके अलावा उसने एमुलेट ऑफ अनुबिस और क्लोक ऑफ डेस्टिनी भी बनाए, और जो इन तीनों चीजों को एक साथ वील्ड करेगा वो बन जाएगा डॉक्टर फेट, यानी कि डीसी के यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम। अब अगर कोई भी इंसान इस हेलमेट को पहन के डॉक्टर फेट बन जाता है तो उसके पास कई सारी पावर्स आती हैं, जैसे कि किसी भी मैजिकल स्पेल को कास्ट कर लेना, मतलब किसी भी मैजिकल स्पेल को। इसके बाद एनर्जी को मैनिपुलेट कर लेना, मतलब छोटी मोटी एनर्जी नहीं बल्कि किसी भी डायमेंशन की एनर्जी को। इसके बाद टेलीकाइनेसिस कर लेना, इनवल्नरेबल होना, और टाइम ट्रैवल जैसी छोटी मोटी चीजें। लेकिन इसके अलावा भी जो डॉक्टर फेट बनता है वो इतनी सारी चीजें कर सकता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाने जाऊंगा तो एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने डॉक्टर फेट और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को कंपेयर करके उनके आपस में बैटल करवाई है। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर चेक कर लीजिए, उसकी लिंक ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। नंबर 4, वॉर वर्ल्ड। तो वॉर वर्ल्ड जो है डीसी के यूनिवर्स में कोई भी मैजिकल आर्टिफैक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता प्लैनेट है जो कि एक बहुत बड़ा वेपन है। और जो भी लोग स्टार वॉर्स के फैन हैं मैं उन्हें बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि वॉर वर्ल्ड डीसी यूनिवर्स का डेथ स्टार है। अब अगर इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो इसमें कॉस्मिक डिफेंसेस हैं जो वॉर वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। इसका शेल बहुत ही ज्यादा थिक है, मतलब इतना ज्यादा कि न्यूक्लियर अटैक्स को भी प्रिवेंट कर सकता है। और अगर इसे कुछ भी डैमेज हो जाता है तो इसके पास खुद के ड्रोन्स हैं, मतलब आर्मी ऑफ ड्रोन्स है जो इसे खुद ब खुद रिपेयर कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप को सस्टेन कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, और जो भी इससे पंगा लेने आएगा उसका सफाया कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये बहुत ही तेजी से मूव करता है। आई मीन ये स्पेस में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को कुछ ही घंटों में क्रॉस कर सकता है। लेकिन इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी इसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और वो ये है कि इसे ऑपरेट करने के लिए एक क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है, और जो कोई भी इसे कंट्रोल करेगा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल पावर्स होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कि इसे क्रिएट करने वाले वॉर मॉन्गर्स भी खुद ब खुद इसे ऑपरेट करते करते मरते चले गए। और आज भी डीसी यूनिवर्स में सिर्फ मॉन्गल ही एक ऐसा विलन है जो इसे सेफली ऑपरेट कर सकता है। नंबर 3, द मोबियस चेयर। तो मोबियस चेयर का क्रिएशन आज से कई सालों पहले दरअसल में एंटी मॉनिटर ने किया था, लेकिन इस पर बैठकर इसे यूज करने वाला एंटी मॉनिटर नहीं बल्कि न्यू गॉड मेट्रॉन है, जो कई हजारों सालों से इस पर बैठता आया है, और इसका इस्तेमाल करके उसने कई सारी चीजें अचीव करी हैं। लेकिन मोबियस चेयर का सबसे मेन और सबसे बड़ा काम होता है कई सारे इवेंट्स को ऑब्जर्व करना। ये इस पर बैठने वाले को कई सारी पावर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स यही होती हैं कि जो भी इस चेयर पे बैठता है उसके पास दुनिया की सारी नॉलेज होती है, मतलब सारी की सारी।
और इतना ही नहीं, जो कोई भी एक बार इस चेयर पे बैठ जाएगा तो ये चेयर उस इंसान को हर तरह की चीजों से प्रोटेक्ट करेगी। ये अपने आसपास फोर्स फील्ड बना सकती है और बीम्स को शूट भी करती है। और डार्कसाइड वॉर नाम के एक इवेंट में बैटमैन मेट्रॉन को इस चेयर से खींच लेता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो बन जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। और उस चेयर से बैटमैन ये जान लेता है कि आखिरकार जोकर की आइडेंटिटी कौन सी है, और तब जाकर उसे ये बात पता चलती है कि एक नहीं बल्कि 3 जोकर हैं। अब इस स्टोरी को अभी तक डीसी ने रिलीज नहीं किया है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में रिलीज करेगी, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। नंबर 2, द एंटी लाइफ इक्वेशन। तो डीसी के यूनिवर्स में एंटी लाइफ इक्वेशन कोई भी फिजिकल वेपन या फिर फिजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि लिटरली एक इक्वेशन है, यानी कि हमारी मैथ्स और फिजिक्स वाली। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। बस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, और जो कोई भी इस इक्वेशन का पूरी तरह से यूज करेगा वो किसी भी इंसान को या किसी भी शख्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, उसके विल को सप्रेस कर सकता है। और जस्टिस लीग का सबसे बड़ा विलन डार्कसाइड जो है वो हमेशा से ही इस इक्वेशन के पीछे पड़ा हुआ है। उसने बहुत बार इसे हासिल करने की कोशिश करी है, लेकिन ज्यादातर बार वो इसमें फेल हो जाता है। और एक बार इस इक्वेशन को कोई भी बोल दे तो जो कोई भी इस इक्वेशन को हियर करेगा वो उसका गुलाम बन जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन से बाहर निकलने का एक तरीका है, और वो ये है कि जो कोई भी इसके कंट्रोल में है उसके मुंह पर न्यू जेनेसिस की फ्रीडम का सिंबल बना दिया जाए। अब इसके अलावा भी इसकी कई सारी और भी पावर्स हैं, जैसे कि जो भी शख्स इसे यूज करेगा वो इमॉर्टल बन जाएगा, मरे हुए को जिंदा कर सकता है और एंटी मैटर यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ये वाली इक्वेशन हमारे नंबर 1 स्पॉट पे इसीलिए नहीं है क्योंकि फ्लैश पॉइंट के बाद जो न्यू 52 यूनिवर्स क्रिएट हुआ था उसमें से थोड़ा सा डीपावर कर दिया है, और इसी वजह से अब इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता, बल्कि बहुत ही कम लोग हैं जो इसे यूज कर सकते हैं। और नंबर 1 को बताने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर देता हूँ, जैसे कि ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून, nth मेटल से बने हुए सारे वेपन्स, कॉस्मिक स्टाफ और आखिरी में ज़्यूस का आर्मर। नंबर 1 द मिरेकल मशीन। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने मेरी मार्वल वाली लिस्ट तो देखी ली होगी। तो उसके नंबर 1 स्पॉट पे जो हार्ट ऑफ यूनिवर्स है, आप सभी लोग उससे मिरेकल मशीन को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर रेगुलेटर ऑफ थानोस से भी, क्योंकि मिरेकल मशीन दरअसल में एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी यूज करने वाले शख्स के थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि इसके अचीवमेंट्स उससे बहुत बड़े हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसका नाम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता, और इसी वजह से हर कोई इसे मिरेकल मशीन बोलता है। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो इसका यूज डीसी के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा कम बार हुआ है, बहुत ही ज्यादा कम। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नोटेबल यूज सुपरमैन ने किया था, जब फाइनल क्राइसिस के इवेंट्स के टाइम पे सुपरमैन इसका इस्तेमाल करता है और डार्कसाइड जैसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी को वाइप ही कर देता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस पूरी की पूरी डीसी कंटिन्यूटी से मिटा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वाले फीट को अचीव करना कितना मुश्किल होगा, और जो मशीन इस चीज को कर सकती है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो इसे यूज करता है उसकी विल पावर और उसका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसे यूज करते टाइम अगर उसके थॉट्स थोड़े बहुत भी इधर उधर भटक जाएंगे, जैसे हमारे पढ़ाई करते टाइम भटकते हैं, तो ये मशीन कुछ भी उटपटांग चीज क्रिएट कर सकती है, और इसका रियलिटीज पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, हम लोग इस लिस्ट को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप सभी के पास भी मैजिकल डिवाइसेस मौजूद हैं, जो आपके हाथों में मौजूद उंगलियां हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करिए और नीचे दिखने वाले रेड कलर के बटन को मैजिकली ग्रे बना दीजिए। और इसके साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे ये चीज भी बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हिसाब से टॉप फर्स्ट पे होनी चाहिए थी। तो इसी के साथ जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।